नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बड़े होंगे। आज हम देखेंगे होम मैनेजमेंट टॉपिक, फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प सज्जा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। पुष्प सज्जा है क्या, किस तरीके से इसको किया जाता है, मानव जीवन में पुष्प सज्जा का क्या उपयोग है और पुष्प सज्जा में उपयोग आने वाली कौन कौन सी सामग्रियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है, जैसे हमें पता है पुष्प सज्जा 3 प्रकार से होती है, परंपरागत, देसी और आधुनिक। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो देसी आधुनिक पुष्प सज्जा है उसमें किन किन लाइनों का उपयोग किया जाता है। जापानी पुष्प सज्जा के बारे में हम बात करेंगे, इकेबाना, मोरिबाना, नाजिरे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि पुष्प सज्जा की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो देखते हैं आगे कि पुष्प सज्जा किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर पुष्प सज्जा की हम बात करें तो पुष्प सज्जा का अगर हम मानव जीवन में उपयोग देखें, ये सब कुछ व्यवहारिक है, हमारे सिलेबस में दिया है, इसलिए हमें ये पढ़ना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पुष्प सज्जा है इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है। तो मानव जीवन में अगर पुष्प सज्जा के उपयोग करें तो पुष्प क्या है, मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। पुष्प वातावरण में सुगंध प्रदान कर देते हैं। पुष्पों से वातावरण में जीवंतता आती है। पुष्पों का उपचारात्मक प्रभाव होता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें हम मेडिसिन के रूप में भी उपयोग करते हैं। पुष्पों द्वारा हर्ष, उल्लास और शोक भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। पुष्प गृह सज्जा के लिए उपयोगी होते हैं और जो फूल होते हैं इनका हम लघु उद्योग के रूप में भी उपयोग करते हैं, धनोपार्जन के लिए। ठीक है। अगर मानव जीवन में हम पुष्प सज्जा का उपयोग देखें तो ये शांति, आनंद के प्रतीक होते हैं, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, जीवत्ता के प्रतीक होते हैं, मेडिसिन्स के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। हर्ष, उल्लास, शोक में भी हम अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए हम फूलों का उपयोग करते हैं। जैसे शोक में होता है, दुख में हम वाइट, शांति का प्रतीक सफ़ेद फूल को मानते हैं, प्यार का प्रतीक रेड रोज़ को मानते हैं। तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम फूलों का उपयोग करते हैं। और गृह सज्जा को जब हमने अपने घर को डेकोरेट करना होता है तब भी हम फूलों का उपयोग करते हैं। और लघु उद्योग के रूप में भी फूलों का उपयोग किया जाता है, इससे हम धनोपार्जन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि मानव जीवन में पुष्प सज्जा का उपयोग क्या है। और फिर अगर हम देखें कि अपने घर में हम पुष्प सज्जा कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं घर में पुष्प सज्जा करने की। अगर घर में पुष्प सज्जा करने के प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार से की जाती है। एक तो है बाहर की सजावट, जब आप अपने घर से बाहर पुष्प सज्जा करते हैं तो वो कौन सी होती है, बाहरी सजावट कहलाती है। इसमें हम क्या करते हैं, गोल चौकोर अर्थात त्रिकोणीय रूप से लंबी क्यारियाँ बनाकर पुष्प सज्जा करते हैं, तो ये बाहरी पुष्प सज्जा कहलाती है। और अगर हम आंतरिक पुष्प सज्जा की बात करें, आंतरिक यानी कि जब हम अपने घर के अंदर पुष्प सज्जा कर रहे हैं तो वह आंतरिक पुष्प सज्जा के अंतर्गत आएगा। इसमें जैसे हम अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम और पूजा स्थल में जब पुष्प सज्जा कर रहे हैं तो ये आंतरिक पुष्प सज्जा के अंतर्गत आएगा। इसमें जो हम प्लांट उपयोग करते हैं जैसे मनी प्लांट, कैक्टस, ऐसे फूलों का जो इंडोर जिनको किया जा सकता है वो पुष्प सज्जा आंतरिक पुष्प सज्जा के अंतर्गत आती है। तो पुष्प सज्जा के प्रकार 2 प्रकार से, बाह्य और आंतरिक। ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि पुष्प सज्जा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पुष्प सज्जा कितने प्रकार से होती है। अगर पुष्प सज्जा के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे पहले परंपरागत शैली, विदेशी शैली और आधुनिक शैली। ट्रेडिशनल स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल और मॉडर्न स्टाइल, इन 3 प्रकारों से हम पुष्प सज्जा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विदेशी शैली पुष्प सज्जा के परंपरागत शैली यानी कि ट्रेडिशनल स्टाइल के अंतर्गत पुष्प सज्जा हम कैसे करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल स्टाइल की बात करें, परंपरागत शैली की बात करें तो यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ठीक है। यानी कि ये हमारी परंपराओं से चली आ रही है। यह पुष्प सज्जा घर में जब विभिन्न रंगों और आकार के पुष्पों को, पत्तियों को और टहनियों को फूलदान के बनावट, रंग, आकार पर ध्यान न देकर किसी भी पात्र या फूलदान या गिलास आदि में सजाते हैं। इस प्रकार पुष्प को एकत्रित करके उसे गुलदस्ते का रूप देकर भी किसी भी पात्र में लगाने को परंपरागत शैली कहते हैं। परंपरागत शैली क्या है, प्राचीन समय से चली आ रही है, हमारी परंपराओं से ये पुष्प सज्जा उपजी है। ठीक है। इसमें हम फूलों के रंगों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी गिलास में या किसी भी फूलदान में गुलदस्ते के रूप में जब हम पुष्प सज्जा करते हैं तो उसे परंपरागत पुष्प सज्जा कहते हैं। जैसे पिक्चर्स के माध्यम से अगर हम देखें तो परंपरागत पुष्प सज्जा इस तरीके से की जाती है, फूलों को गुलदस्ते के रूप में व्यवस्थित करके
किसी भी पात्र जैसे गिलास, जैसे यहाँ पे कलश में ये कर रखा है, तो इस तरीके से जब हम पुष्प सज्जा करते हैं तो ये परंपरागत शैली के अंतर्गत आएगा। फिर हमने देखा था कि देसी विदेशी शैली, जिसे हम वेस्टर्न स्टाइल बोलते हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, वैसे ही वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट भी होता है। वेस्टर्न स्टाइल में क्या होता है, इसे हम पूर्व देशीय शैली भी कहते हैं। पूर्व देशी यानी कि दूसरे देश से हमारे देश में, हमारे तक की पुष्प सज्जा पहुंची है, इसलिए हम इसको विदेशी शैली पुष्प सज्जा कह रहे हैं। इसमें जापानी शैली, जिसे इकेबाना भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जापानी शैली पुष्प सज्जाएँ आती है, जैसे इकेबाना, मोरीबाना, नाजिरे, ये सब चीज़ें हम देसी शैली के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो इकेबाना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीवित फूल। आजकल यह विश्व में सबसे लोकप्रिय शैली है। एके पुष्प सज्जा विभिन्न प्रकार से की जाती है। जो इकेबाना पुष्प सज्जा है वो विभिन्न प्रकार से की जाती है। आगे हम बात करेंगे किस किस प्रकार से इकेबाना पुष्प सज्जा की जाती है। तो ये पूरे विश्व में अत्यधिक प्रचलित पुष्प सज्जा है इकेबाना, और इकेबाना शब्द का अर्थ होता है जीवित फूल, और ये किसके अंतर्गत आती है, विदेशी शैली के अंतर्गत आती है। अब हमें पता है कि जो देशीय शैली या वेस्टर्न स्टाइल पुष्प सज्जा है, ये विभिन्न प्रकार से की जाती है। अब हम इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्का कैसी पुष्प सज्जा है, यह पुष्प सज्जा का प्रयोग प्राय बौद्ध मंदिरों में किया जाता था। मंदिर के साथ पुष्प सज्जा को अनुपात में रखा जाता था, क्योंकि मंदिर लंबाकार होते थे। पुष्प सज्जा में भी लंबी रेखाओं का उपयोग किया गया और लंबे फूलदान प्रयोग किए गए। इस प्रकार की सज्जा स्वर्ग की ओर संकेत करती है। जो रिक्का पुष्प सज्जा है, ये क्या है, ये बौद्ध मंदिरों में ये की जाती थी। जापान में बौद्ध मंदिरों में ये की जाती थी ये पुष्प सज्जा। और ये कैसे होते हैं, इसमें लंबे पात्रों का उपयोग यानी कि लंबा फूलदान का उपयोग करते हैं और लंबी लाइन रेखाओं का उपयोग करते हैं। जो लंबी लाइन है ये स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो ये पिक्चर्स में हमें दिखाई दे रहा है, जो इकेबाना है, इसमें हम लंबे पात्रों का उपयोग करते हैं और लंबी लाइन का उपयोग करते हैं। और जो लंबी लाइन होती है रिक्का में, वो किसको प्रदर्शित करती है, स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर दूसरी शैली कौन सी है विदेशी शैली में, वो है शोका पुष्प सज्जा जो है वो 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा है। ये क्वेश्चंस में पूछा जा चुका हमारे एग्जाम्स में कि जो शोका है वो कौन सी शताब्दी की पुष्प सज्जा है। तो शोका 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई है। इसे शेल्फ पर सजाया जाता है। शेल्फ यानी कि किसी ऊंचे स्थान पर इसको सजाया जाता है। परिणामतः यह व्यवस्था अधिक चौड़ी और कम ऊंची होती है। ये चौड़ी अधिक होती है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। इसके आधार पर एक त्रिकोणीय आकृति और औपचारिक संतुलन का प्रयोग इसमें किया जाता है। जो शोका पुष्प सज्जा है ये 15वीं शताब्दी का है और इसको ऊंचे स्थान यानी कि शेल्फ पर इसको किया जाता है। ये पुष्प सज्जा जो होती है ये चौड़ी होती है और इसकी ऊंचाई कम होती है और औपचारिक संतुलन का प्रयोग किया जाता है। अब हम पिक्चर में देखेंगे शोका पुष्प सज्जा किस तरीके से की जाती है। जैसे शोका पुष्प सज्जा हमने देखा कि ये औपचारिक होते हैं, सारी लाइनें इसमें बराबर होंगी। ठीक है, औपचारिक होते हैं और चौड़ी अधिक होती है। ठीक है, लंबी नहीं होती है ये। ठीक है, लंबी नहीं होती है। शोका पुष्प सज्जा चौड़ी होती है और इसमें जो पात्र होते हैं वो भी छोटे होते हैं। औपचारिक होती है ये पुष्प सज्जा। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे मोरीबाना। ये भी विदेशी शैली के अंतर्गत आती है। मोरीबाना जो सज्जा होती है इसमें चौड़े व उथले फूलदान का प्रचलन है। ठीक है, इसमें जो हम फ्लावर पॉट लेंगे वो कैसा होगा, चौड़ा और उथला होगा। इन्हें पिन होल्डर की सहायता से सजाया जाता है। इस व्यवस्था में रेखाओं का अधिक प्रयोग होता है और सज्जा स्वतंत्र रहती है। जो मोरीबाना है, अब मोरीबाना को हम पिक्चर्स में समझें तो मोरीबाना में जो पात्र लिया जा रहा है, फूलदान लिया जा रहा है, वो कैसा लिया जाता है, चौड़ा लिया जाता है। पिन होल्डर की सहायता से इन फूलों को ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, जो ये टिके हैं ये पात्र में कैसे टिके हैं, पिन होल्डर की सहायता से टिके हैं और इनमें लंबी लाइनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लंबी लाइनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो पुष्प सज्जा होती है वो स्वतंत्र रहती है मोरीबाना में। ठीक है, फिर विदेशी शैली में जो अगली पुष्प सज्जा हम पढ़ते हैं वह है नाजिरे। यह अत्यंत प्राचीन शैली है। इसमें लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है। मोरीबाना और नाजिरे में भी इन्हीं 3 रेखाओं का उपयोग होता है। इन्हें खड़ा या झुके हुए व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर जो नाजिरे पुष्प सज्जा है, नाजिरे पुष्प सज्जा कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इनमें लंबी फूलदानों का प्रयोग किया जाता है, लंबी लाइनों का प्रयोग किया जाता है नाजिरे पुष्प सज्जा में। ठीक है,
तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देखा कि जो पुष्प सज्जा है वो किस तरीके से की जाती है। पुष्प सज्जा के हमने प्रकार देखे, पर पुष्प सज्जा के प्रकार परंपरागत शैली, विदेशी शैली, आधुनिक शैली। पुष्प सज्जा की अगर परंपरागत शैली देखें, ये प्राचीन समय से चली आ रही है, जो हमारे परंपराओं में मौजूद है। इसमें हम फूल के कलर में महत्व नहीं देते हैं कि कौन से रंग का हम फूल उपयोग कर रहे हैं, और इसको हम क्या गुलदस्ते के रूप में किसी भी पात्र में लगा देते हैं। यही परंपरागत पुष्प सज्जा है। फिर हमने देखा विदेशी शैली पुष्प सज्जा, इसे हम पूर्व शैली पुष्प सज्जा भी कहते हैं, जो दूसरे देश से हमारे देश में आई। इसके अंतर्गत हमने जो सबसे पहले देखा रीका को देखा। रीका में हमने देखा कि लंबे पात्रों का उपयोग किया जाता है, फूलदान का, और लंबी लाइनों का उपयोग किया जाता है। जो लंबी लाइन है वो किसको प्रदर्शित करती है, स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। फिर हमने देखा शोका। शोका को हमने देखा कि 15वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा है। औपचारिक होती है, चौड़ी अधिक होती है, लंबी नहीं होती है, और इसमें जो पात्र होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, जो फूलदान होगा वो चौड़ा होगा। फिर हमने देखा था मोरीबाना। मोरीबाना में हमने देखा था कि जो पात्र होता है वो चौड़े और उथले हुए होते हैं, और इनमें लंबी लाइंस का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र पुष्प सज्जा होती है, और जो ये फूल टिके होते हैं पात्र में, ये किससे टिके होते हैं, पिन होल्डर के माध्यम से टिके होते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि नाजीरे पुष्प सज्जा। नाजीरे पुष्प सज्जा में कैसी की जाती है, नाजीरे पुष्प सज्जा में भी लंबे पात्रों का उपयोग किया जाता है और लंबी लाइंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा कि जो विदेशी शैली है उसमें किस तरीके से पुष्प सज्जा की जा रही है। अब हम बात करेंगे आधुनिक शैली की पुष्प सज्जा। आधुनिक शैली की पुष्प सज्जा अगर देखें तो आधुनिक पुष्प सज्जा परंपरागत पूर्व देशी का मिश्रित रूप होती है। आधुनिक पुष्प सज्जा परंपरागत और जो पूर्व देशीय शैली थी, यानी कि जो विदेशी पुष्प सज्जा थी, उन दोनों का ये मिला जुला मिश्रित रूप होता है। इसमें रेखाओं के साथ साथ रंग को भी महत्व दिया जाता है आधुनिक शैली में। ठीक है। इसमें पुष्पों को गुलदस्ते के रूप में न सजाकर इन्हें फूलदान के चपटे पात्र में पिन होल्डर की सहायता से सजाया जाता है। यह सज्जा अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह किसी भी आकार जैसे LST आकार में, टोकरी के आकार में तैरते हुए फूलों के आकार में इनको सजाया जाता है। ठीक है। फिर आधुनिक पुष्प सज्जा के अंतर्गत हम कैसे इसको करते हैं। आधुनिक पुष्प सज्जा को करने के 4 तरीके हैं। जब हम रेखीय डिजाइन में पुष्प सज्जा करते हैं, समूह में पुष्प सज्जा करते हैं, मिली जुली पुष्प सज्जा करते हैं, और लघु व्यवस्था करते हैं जो पुष्प सज्जा की, तो ये आधुनिक के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने इनको पिक्चर्स के माध्यम से लगाया है ताकि हमारे समझने में ये ईजी हो पाए। रेखीय पुष्प सज्जा लाइन के माध्यम से, यानी कि जब हम लाइनों का उपयोग करते हैं, लंबी लंबी लाइनों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, रेखीय पुष्प सज्जा के अंतर्गत आएगा। फिर आधुनिक पुष्प सज्जा में मास स्टाइल, यानी कि समूह में जब हम फूलों को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, समूह शैली के अंतर्गत आएगा। फिर कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट, यानी कि मिली जुली व्यवस्था, जब हम फूलों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उसके बाद पुष्प सज्जा कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मिली जुली व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। और फिर लघु व्यवस्था, मिनिएचर अरेंजमेंट, यानी कि जब हम छोटे छोटे फूलों का उपयोग करें, छोटे छोटे फूलदान में फूलों का उपयोग करें, जैसे हम अपने स्टडी टेबल पर करते हैं, और ऑफिसों में ये फूल व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो आधुनिक जो पुष्प सज्जा है ये किस तरीके से की जाती है। अगर आधुनिक की बात करें, आधुनिक शैली क्या थी, ये पुष्प सज्जा परंपरागत या पूर्व शैली का मिश्रित रूप होती है। आधुनिक पुष्प सज्जा, इसमें रेखाओं के साथ साथ हम रंग को भी महत्व देते हैं, और इसमें फूलों को गुलदस्ते में न सजाकर क्या करते हैं, ऐसे पिन होल्डर के माध्यम से सजाया जाता है, और इसमें LST आकार में, टोकरी के आकार में हम पुष्पों को क्या करते हैं, सजाते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमने देखा था कि जो आधुनिक पुष्प सज्जा है उसको हम 4 तरीके से करते हैं। जब हम रेखीय डिजाइन में पुष्प सज्जा करते हैं, समूह शैली में, मिली जुली व्यवस्था और लघु व्यवस्था। पिक्चर्स के माध्यम से रेखीय तरीके से इस तरीके से करेंगे। समूह में हम जब सारे फूलों को एक समूह में रखते हैं, समूह पुष्प सज्जा कहलाती है। फिर मिली जुली, जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं फूलों का, फिर उसके बाद पुष्प सज्जा कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद मिनिएचर अरेंजमेंट, ये जब हम छोटे छोटे फूलों का उपयोग करते हैं, फूलदान का उपयोग करते हैं, उसके अंदर फूल रखते हैं, जैसे हम स्टडी टेबल में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में और ऑफिसों में इस तरीके की पुष्प सज्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जापानी पुष्प सज्जा। अगर जापानी पुष्प सज्जा की हम बात करें तो जापानी पुष्प सज्जा क्या है।
जापान में अति प्राचीन समय से पुष्प सज्जा की जाती थी। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि 6ठी शताब्दी में जापानी लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर अर्पित करने हेतु फूलों, पत्तियों, टहनियों को विशेष रूप से सजाते थे। इन सजे हुए फूलों को कांसे के बर्तन में रखकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने रख जाते थे, जिसकी ऊंचाई कितनी होती थी? 10 से 15 फीट हुआ करती थी। धीरे धीरे इस कला में काफ़ी विकास हुआ। वहाँ के लोग अपने घरों में, पूजा स्थलों में, विभिन्न कक्षों में फूलों को सजाकर जाते थे। इसे तोकोनामा कहा जाता था। जापानी मुख्य शैलियाँ निम्न प्रकार से की जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जापानी पुष्प सज्जा कौन कौन से होते हैं। अगर जापानी पुष्प सज्जा की हम बात करें तो जापानी पुष्प सज्जा का इतिहास अगर हम देखते हैं तो जापानी पुष्प सज्जा कब से स्टार्ट हो गई थी? 6ठी शताब्दी से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जापानी पुष्प सज्जा कब से प्रारंभ हुई थी, तो 6ठी शताब्दी से ये हमको इतिहास में इसके प्रारंभ मिलता है। और इसका प्रारंभ कैसे हुआ? जो जापानी लोग थे वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने जैसे फूलों, पत्तियों, टहनियों को कैसे करते थे? अरेंज करके रखते थे कांसे के बर्तन में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होती थी? 10 से 15 फीट होती थी। फिर लोगों ने धीरे धीरे अपने घरों में, पूजा स्थलों में पुष्प सज्जा करना स्टार्ट कर दिया। जापान के लोग जैसे बुद्ध की प्रतिमा के सामने पुष्प सज्जा करते थे, तो फिर बाद में ऐसा प्रचलन में आया कि लोग अपने घरों में भी पुष्प सज्जा करने लगे। घरों में जो पूजा स्थल थे, अपने कक्षों में पुष्प सज्जा करने लगे। तो उस पुष्प सज्जा को उन्होंने क्या कहा? तोकोनामा नाम दिया। ठीक है, फिर जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत हम अन्य पुष्प सज्जा पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन सी पुष्प सज्जा है। अगर जब हम जापानी पुष्प सज्जा करते हैं तो हमें 3 बातों को ध्यान रखना मुख्य तरीके से है। ठीक है, 3 चीज़ों को ध्यान रखना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। अगर जापानी पुष्प सज्जा में 3 प्रतीक होते हैं, इन 3 टहनियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो 3 टहनियाँ होती हैं जापानी पुष्प सज्जा में, उनसे हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो 3 टहनियाँ कौन सी होती हैं? सीन, सो, हाइकी। जो सीन होती है वो स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, सो मनुष्य को प्रदर्शित करती है, हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। तो इस फूल में हम देखेंगे कि जो सबसे सीन होगी वो सबसे ऊपर होगी, शो फिर उसके नीचे होगी, हाइकी जो होगी वो नीचे को होगी। ठीक है, तो ये है जापानी पुष्प सज्जा। 3 लाइनों का इसमें उपयोग किया जाता है। 3 प्रतीक होते हैं, सीन, सो, हाइकी। सीन स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, सो मनुष्य को प्रदर्शित करती है और हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। फिर हम सीन लाइन के बारे में बात करें तो सीन में क्या किया जाता है? सीन, यह टहनी पूरी सज्जा के केंद्र में होती है। ठीक है, जैसे इस पुष्प सज्जा में हम देखेंगे सीन क्या है? बीच में है, केंद्र में होती है। यह सबसे लंबी होती है जो ईश्वर की ओर संकेत करती है। जो सीन लाइन होती है ये स्वर्ग को प्रदर्शित करती है और ये सबसे लंबी होती है। इसकी ऊंचाई जो होती है फूलदान की लंबाई से 1.5 गुना ज़्यादा होती है और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है जो सीन लाइन होती है। ठीक है, तो सीन लाइन की अगर हम बात करें, जो सीन पुष्प सज्जा है ये क्या है? ये केंद्र में स्थित होती है और ये किसको प्रदर्शित करती है? स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। जापानी लोगों का मानना है कि जितनी लंबी हमारी सीन लाइन होगी उतनी जल्दी हमारी बात ईश्वर तक पहुंचेगी। फिर ये कितने का कोण बनाती है? ये 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये फूलदान से इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन कौन सी थी? दूसरी लाइन थी सो। सो की अगर बात करें तो जापानी सज्जा की दूसरी टहनी सो कहलाती है, जो मानव जाति की प्रतीक होती है। दूसरी टहनी कौन सी? ये होगी। ठीक है, ये सो किसको प्रतीक कर रही है? किसका प्रतीक है? ये मानव का प्रतीक है। ठीक है, मानव जाति का प्रतीक है और ये कितने का कोण बनाती है? ये 45 का कोण बनाती है। ठीक है, 45 डिग्री का ये कोण बनाती है शो लाइन। ठीक, फिर आगे हमने जो दूसरी लाइन थी वो कौन सी है? हाइकी। हाइकी कौन सी होती है? हाइकी यह टहनी सीन एवं सो दोनों टहनियों की अपेक्षाकृत छोटी होती है। सबसे लंबी सीन होती है, उसके बाद सो होती है, फिर उसके हाइकी होती है। हाइकी सबसे छोटी होती है, यह पृथ्वी को प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले यह दोनों टहनियों के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। यह 75 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम पिक्चर्स में देखें तो हाइकी लाइन्स ये है, ये किसको प्रदर्शित करती है? पृथ्वी को प्रदर्शित करती है और ये 75 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब हम इसको पिक्चर्स में अच्छे से समझते हैं। अगर हम हाइकी देखें, सीन देखें, सीन किसको प्रदर्शित कर रही थी? सीन लाइन जो थी वो स्वर्ग को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, जापानी लोगों का मानना है कि सीन जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी हमारी बात ईश्वर तक पहुँचेगी। और ये कितने का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। और सो जो है, सो क्या है?
100 किसको प्रदर्शित कर रही है, ये मानव को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, कितने का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है और ये सीन से छोटी लाइन होती है। फिर जो हाई की होती है ये सबसे छोटी लाइन होती है, ये किसको प्रदर्शित करती है, ये पृथ्वी को प्रदर्शित करती है और ये कितना 75 डिग्री का कोण बनाती है और ये पृथ्वी की तरफ झुकी रहती है। ठीक है, पृथ्वी की तरह हाई की झुकी रहती है। ठीक, तो ये हमने देख लिया जापानी पुष्प सज्जा। जापानी पुष्प सज्जा में क्या किया जाता है, ये 6ठी शताब्दी की पुष्प सज्जा है। यहाँ पे लोग कैसे इसका आरंभ हुआ, भगवान बुद्ध के सामने ये फूलों, पत्तियों, टहनियों को प्रदर्शित करते थे और उनको क्या करते थे, कांसे के बर्तन में सजा कर रखते थे। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 15 फीट होती थी। फिर वहाँ के लोगों ने धीरे धीरे अपने घरों में पुष्प सज्जा स्टार्ट किया, जैसे अपने पूजा स्थलों में, कमरों में पुष्प सज्जा करना स्टार्ट किया, तो उसको उन्होंने तोकोनामा के नाम से जाना। फिर इन्होंने कहा कि जब जापानी पुष्प सज्जा होगी उस पर 3 लाइनों का उपयोग होगा। सीन, सो, हाइकी। सीन स्वर्ग को प्रदर्शित करेगी, सो मनुष्य को प्रदर्शित करती है, हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। जो सीन लाइन होती है, सबसे लाइन पर लंबी लाइन होती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ईश्वर को प्रदर्शित करती है। जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी हमारी बात ईश्वर तक पहुंचेगी और पात्र से 1.5 गुना लंबी होती है। फिर जो 100 होती है, 100 45 डिग्री का कोण बनाती है, मानव को प्रदर्शित करती है। फिर हाई की जो होती है, हाई की 75 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। तो ये है जापानी पुष्प सज्जा। अब हम जापानी पुष्प सज्जा की जो शैलियाँ हैं वो 2 शैली हम देखेंगे, इकेबाना, मोरीबाना। इससे पहले हम आगे भी देख चुके हैं, नाजिरे, रिका, शोका, ये सारी चीज़ें। तो अगर मोरीबाना की अगर हम बात करते हैं तो मोरीबाना इकेबाना की भांति ही मोरीबाना एवं नाजिरे भी सर्वाधिक प्रचलित शैली है। मोरीबाना में चौड़े एवं उथले फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देख चुके हैं विदेशी शैली में इनको। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, जापानी शैली के अंतर्गत आते हैं। फिर इकेबाना विदेशी शैली के अंतर्गत आ रही है, जापानी शैली है। इकेबाना जापानी व्यवस्था है, सबसे प्रचलित शैली है। इकेबाना शब्द का अर्थ होता है जीवित फूल। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि इकेबाना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इकेबाना शब्द का अर्थ होता है जीवित फूल। जापान के लोग जो फूल, पत्तियां, टहनियाँ होते हैं उनको जीवित मानते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कि पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी सामग्री हमें पुष्प सज्जा के लिए चाहिए होती है। तो अगर पुष्प सज्जा में हम आवश्यक सामग्री की बात करें तो ये क्या है, पैरामाउंटेड होल्डर है। पैरामाउंटेड होल्डर का हमें पुष्प सज्जा में उपयोग होता है। जो पैरामाउंटेड होल्डर ये है, इसके अंतर्गत हम फूलों को व्यवस्थित करते हैं। जो पैरामाउंटेड होल्डर होता है इसके नीचे सेक्शन पैड लगा रहता है इसको टिकाने के लिए। ठीक है, ये पिन होल्डर के साथ अथवा उसके बिना भी इनका प्रयोग किया जा सकता है पैरामाउंटेड होल्डर का। फिर दूसरी सामग्री क्या चाहिए होता है, कैच चाहिए होता है, जिसे हम पिंजरा बोलते हैं। इस तरीके से भी हम पुष्प सज्जा करते हैं। ये एक तारों का जाल होता है, पिंजरा होता है, इसके अंदर हम फूलों को व्यवस्थित करके रखते हैं। फिर और कौन सी सामग्री चाहिए होती है, स्टेम होल्डर की आवश्यकता होती है पुष्प सज्जा करने के लिए। ये क्या करते हैं, हमारे फूलों को मजबूती प्रदान करते हैं और उनको सहारा देने का सहारा भी देते हैं। ठीक है, सहारा देने, उनको बांधे रखने के लिए स्टेम होल्डर आवश्यक होते हैं। ये स्टेम होल्डर हैं। फिर है सुई होल्डर। सुई होल्डर क्या है, जब हम अपने फूलों को क्या करते हैं, किसी होल्डर में डालकर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, होल्डर में उनको डाला जाता है, इनको सुई होल्डर कहते हैं। कुछ इस तरीके से सुई होल्डर्स दिखाए जाते होते हैं। फूलों को व्यवस्थित करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। फिर है फ्लावर पॉट। ये हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के फ्लावर पॉट होते हैं, ये भी हमें उपयोग होते हैं। शुष्क पेड़ पौधे। ठीक है, फूलों को व्यवस्थित करने के लिए हमें शुष्क पेड़ पौधे की भी आवश्यकता होती है। शुष्क पेड़ पौधे जैसे ये सूखे टहनियों पर हमने पुष्प सज्जा कर रखी है तो इनकी भी हमें आवश्यकता होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो पुष्प सज्जा हेतु तो आवश्यक सामग्री है, जैसे कैंची, टेप, बाकी और जो चीज़ें हैं वो सब हम चीज़ें जानते हैं। लेकिन ये जो टर्म है ये हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्स में आता भी है कि पैरामाउंटेड होल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामाउंटेड होल्डर है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। बाकी टेप, कैंची, इन चीज़ों का उपयोग तो हमें पता ही है कि पुष्प सज्जा में किस तरीके से किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि पैरामाउंटेड होल्डर इस तरीके से होता है, पिंजरा
पिंजरा जिसे हम कैच बोलते हैं वो इस तरीके से होता है। पिक्चर इसलिए लगा रखे है ताकि हमें ये याद रहे, ठीक है। अगर मैं चाहती तो इनको लिख भी सकती थी सीधे, पिंजरा ये होता है, तारों का बना जाल होता है, ये सब हम जानते हैं, बट पिक्चर के माध्यम से देखेंगे तो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिर स्टेम होल्डर, ये इस तरीके से होता है, हमारे फूलों को सहारा देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और सुईदार होल्डर, इसमें हम अपने फूलों को डाल के पुष्प सज्जा कर सकते हैं। और फ्लावर पॉट हम जानते हैं, शुष्क पेड़ पौधे हमें पता ही है। फिर है पुष्प सज्जा की विधि। अगर पुष्प सज्जा की विधि की हम बात करें कि कैसे हम पुष्प सज्जा करेंगे, वो विधि भी हमें पता होनी चाहिए। तो फूलों को प्रातः काल और सूर्यास्त होने पर ही काटें, ठीक है। पुष्प सज्जा की अगर हम विधि में देखें तो क्या फूलों को हमें कब काटना चाहिए, प्रातः काल या सूर्यास्त होने पर ही काटना चाहिए। काटे हिस्से को नीचे से टेढ़ा अथवा तिरछा काटना चाहिए। जब हम फूलों की टहनी काटें वो कैसे काटें, तिरछी में काटें। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फूलों की टहनी कैसे काटनी चाहिए, चौकोर काटना चाहिए, वर्गाकार में काटना चाहिए, लंबाकार में काटना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फूलों की टहनी है वो कैसे कटनी चाहिए, तिरछी कटनी चाहिए। फूलों को तोड़कर पानी की बाल्टी अथवा टोकरी या पॉलीथीन अथवा समाचार पत्रों में लपेट कर रखना चाहिए। जब हम फूलों को काट लें उसके बाद हम उनको लंबे टाइम तक ताज़ा रखने के लिए उनको क्या कर सकते हैं, पानी की बाल्टी में रख सकते हैं, टोकरी में, पॉलीथीन में और समाचार पत्रों में लपेट कर रख सकते हैं। फूलदान का पानी तीसरे दिन अवश्य बदलना चाहिए। जिस भी पात्र में हमने फ्लावर अरेंजमेंट किया है उसमें हमें क्या करना चाहिए, पानी को तीसरे दिन अवश्य बदलना चाहिए। फूलों की जो डंडी है वो 5 इंच के लगभग होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जब हम फूलों को काटें और उसकी जो डंडी होगी वो कितनी लंबी होगी, 5 इंच की होनी चाहिए। फूलों, पत्तियों, टहनियों के अनुरूप फूलदान के आकार एवं रंग बनावट का चयन करना चाहिए। जब हम फूलों को व्यवस्थित करें तो हम जो फूलों का चुनाव करें वो किसके आधार पर करें, फूलदान के आकार एवं रंग और बनावट का चयन करके हम फूलों, पत्तियों के, टहनियों का क्या करें, चुनाव करें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो पुष्प सज्जा है वो हम किस तरीके से करेंगे। पुष्प सज्जा में हमने देख लिया है मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है, हम पुष्प सज्जा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। पुष्प सज्जा के प्रकार, परंपरागत शैली, देसी शैली, आधुनिक शैली, ये हमने डिटेल में देख लिया कौन कौन सी। विदेशी शैली की अगर बात करेंगे तो इसमें रीका, शोका, मोरीवाना, नाजीरे, ये शैली आएंगी। और फिर आधुनिक शैली में हमने देखा था कि रेखे डिजाइन, समूह डिजाइन, मिली जुली व्यवस्था, लघु आकार में हम पुष्प सज्जा कैसे करेंगे। फिर जापानी पुष्प सज्जा की हमने बात की, ये 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। जापान के लोग भगवान बुद्ध के सामने करते थे, 10 से 15 फीट लंबी पुष्प सज्जा रखते थे और जब घरों में करने लगे तो उसे तोकोनामा के नाम से जाने लगा। और जापानी पुष्प सज्जा करते टाइम 3 लाइनों को ध्यान में रखा जाता है। सीन सो हाई की, सीन जो होती है वो स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। सो जो होती है वो मानवता को प्रदर्शित करती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। हाई की जो होती है वो पृथ्वी को प्रदर्शित करती है और 75 डिग्री का कोण बनाती है। फिर हमने मोरीबाना शैली देखी थी, इकेबाना देखी थी, सब जापानी के अंतर्गत आती है ये दोनों, ठीक है। फिर पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक सामग्री हमने पैरामाउंटेड होल्डर देखा, पिंजरा देखा, स्टेम होल्डर देखा, सुईदार होल्डर देखा, फ्लावर पॉट देखा, शुष्क पेड़ पौधे और टेप, कैंची, ये चीज़ें हमें पता है कि पारदर्शी टेप, तेज चाकू चाहिए होता है, बड़ी कैंची का उपयोग, ये हम सब जानते हैं कि हम पुष्प सज्जा में करते हैं। फिर पुष्प सज्जा की विधि हमने देखी थी, हमने देखा था कि जो पुष्प सज्जा है उसको सुबह और सूर्यास्त के बाद फूलों को काटना चाहिए और जो फूल होते हैं उनको तिरछा काटना चाहिए, उनकी डंडियों को। और फूलों को लंबे टाइम तक ताज़ा रखने के लिए पानी की बाल्टी में और टोकरी में, पॉलीथीन में तो समाचार पत्रों में रख सकते हैं। फूलदान को तीसरे दिन का उसका पानी बदलना चाहिए और जो फूलों की डंडी होती है वो 5 इंच पर कटनी चाहिए। और फूलों का जब हम चयन करें तो फूलदान के आकार एवं रंग की बनावट को भी देख लेना चाहिए। तो ये हमने पुष्प सज्जा डिटेल में देख लिया है किस तरीके से हम पुष्प सज्जा करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।